नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। अभी हाल में ही सीएलएसए ने और उससे पहले मॉर्गन स्टैनले ने और नमूरा ने भारत में जो इन्वेस्टमेंट है, जो कि शेयर मार्केट की रेटिंग है, उनको बढ़ाया है। यानी कि भारत को एक डेस्टिनेशन माना है, जहाँ पे उनके जो निवेशक है उनको वो सलाह दे रहे हैं कि पहले से अधिक निवेश कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटीज का जो भी कुछ कैपिटलाइजेशन है, जो वैल्यू है, उसको अपग्रेड कर रखा है। तो इस बात की चर्चा करने के लिए और इससे संबंधित तथ्यों के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसको जानने समझने के लिए हमने आमंत्रित किया है जाने माने वित्तीय विशेषज्ञ और मित्र श्री शशांक भारद्वाज साहब को। तो शशांक जी नमस्कार, आपका स्वागत है बात 25 में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो शशांक भाई, ये जो सीएलएसए ने अपग्रेड कर दिया है भारत के इन्वेस्टमेंट होराइजन को, और उससे पहले मॉर्गन स्टैनले भी कर सका है और वर्ल्ड बैंक ने भी कई इसमें सामने सुझाव दिए हैं, इसी तरह से नमूरा भी। तो एक तो बात यह कि ऐसा होने से भारत के शेयर मार्केट पे या कि भारत की इकोनॉमी पे इसका किस तरह से आकलन हो रहा है, जिससे कि शेयर मार्केट में क्या बेहतर और निवेश बाहर से आएगा, क्या उनका विश्वास बढ़ गया है, और ऐसा क्यों हो रहा है, इसके मूलभूत कारण क्या हैं, भारत में ऐसे क्या परिवर्तन हो रहे हैं कि ये दुनिया भर के जितने भी ज्ञानी लोग हैं जो कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, वो भारत को एक ब्राइट स्पॉट मान के चल रहे हैं, जबकि आज से पहले परिस्थिति कुछ अलग थी। तो शशांक भाई, आपका फिर से स्वागत। इस बारे में आप जानकारी साझा करें। विदेश की जो प्रमुख वित्तीय संस्थाएं हैं या जी। इन्वेस्टमेंट की एडवाइजरी करने वाली संस्थाएं, निवेश की सलाह देने वाली संस्थाएं, वो सब अपनी सलाह बहुत सोच समझ कर देती हैं, जी। क्योंकि उनकी एक सलाह पे खरबों रुपए का निवेश किसी अर्थव्यवस्था या राष्ट्र में आ सकता और निकल सकता। तो जी। विश्व की जब बड़ी ऐसी संस्थाएं, नोमोरा है, मॉर्गन स्टैनली है, सीएलएसए है, अगर ये सब भारत को निवेश के लिए अच्छा बता रही है तो उसके पर्याप्त कारक है, क्योंकि हम्म। ये संस्थाएं मात्र किसी राष्ट्र विशेष में निवेश नहीं करती। ये विभिन्न शेयर बाजारों का तुलनात्मक अध्ययन करती है और फिर जहां इन्हें लगता है कि अर्थव्यवस्था अच्छी है, शेयर के मूल्य उचित भाव पे उपलब्ध है, आने वाले दिन अच्छे हैं, तब उसके आधार पे किसी राष्ट्र की रेटिंग बढ़ाती है। तो इसको कुछ लोग मात्र ये ना समझें कि ये एक मात्र साधारण सा बयान है। इसके पीछे जो उनका अध्ययन है उसको महत्व देना चाहिए। और अर्थव्यवस्था में निवेश होना या नहीं होना बहुत साधारण बात नहीं है। जब कोई अर्थव्यवस्था अच्छे निवेश के लिए बनती है, अच्छे निवेश के लिए मानी जाती है, तो वहाँ अ, अच्छा धन आता है और उस धन से व्यापार बढ़ता है और व्यापार बढ़ने से समृद्धि, आय बढ़ती है। और इसी से कोई भी राष्ट्र भौतिक रूप से प्रसन्न हो सकता है। तो हमें इस परिप्रेक्ष्य में इन सारी बातों को लेना चाहिए। उन्होंने देखा है कि भारत ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न मानकों, जैसे आधारभूत संरचनाओं पे कितना व्यय हुआ, प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी, अ, उद्योगों के लिए क्या क्या किए गए, उसके साथ साथ भारतीय कॉरपोरेट जगत ने कैसा साथ दिया, कैसे उन्होंने उस अवसरों का लाभ उठाया, इन सब बातों के आधार पे वो निवेश के लिए किसी भी अर्थव्यवस्था को बताते हैं। तो ये एक बड़ा शुभ संकेत है। और जो कि इनकी साख बहुत बड़ी होती है, ये मात्र जो भारत में कुछ स्वघोषित अर्थशास्त्री बने हुए हैं या जिनका अर्थशास्त्र मात्र मोदी तक सीमित रहता है, मोदी विरोधी उनके लिए अर्थशास्त्र का अध्ययन का माध्यम भी होता है, तो जी। ऐसे लोगों के मुंह पे एक कड़ा तमाचा भी है। अब मैं कई बार कह चुका हूं कि आप विरोध अवश्य कीजिए, लेकिन उसका कारण होना चाहिए। मात्र मोदी से आपको चिढ़ है, उसके लिए आप पूरे भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में गलत बातें कहें, ये बहुत ही गलत है और आपके अधकचरे ज्ञान का परिचायक है। यहाँ एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जो मोदी विरोधी लोग हैं और अर्थशास्त्र पे टिप्पणी करते हैं,
वो मूलतः समाजवादी हैं या वामपंथी हैं, और वामपंथियों और समाजवादियों का आर्थिक ज्ञान शून्य होता है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। तो हाँ, लेकिन इनके वो तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा ज्ञान हमारे पास है। ये एक भ्रम वो फैलाते हैं। और ज्ञान, अभी हम मात्र बात कर रहे हैं अर्थ जगत पे, तो अर्थ जगत पे कम्युनिस्टों को ज्ञान होता तो उनकी सारी अर्थव्यवस्थाएं डूब नहीं जाती, वहां पे भयावह स्थिति नहीं होती। आप तो पूर्वी जर्मनी रहे हैं और जी पश्चिम जर्मनी भी रहे, तो आप देख जी सकते हैं कि अंतर क्या है। तो मात्र बोलने से कि मैं ज्ञानी हूं कुछ नहीं होता, आपका प्रदर्शन कैसा है। जैसे इन लोग रघुराम राजन को कहते हैं कि बड़ा ज्ञानी, प्रदर्शन देखिए तो ना उसके समय में जीडीपी बढ़ी और इन्फ्लेशन डबल डिजिट में। तो ऐसा अर्थशास्त्री ज्ञानी हमारे क्या काम का, उससे जी। तो अच्छा अभी अपने तो शक्ति का एक अंदाज करना। जी जी शशांक भाई, ये जो मुख्य बात है जो आपने इन्फ्लेशन की बात की कि वो डबल डिजिट में, यानी कि 10-11% या उससे ज्यादा था, तो आप जरा इसको समझाएं कि अभी कितना है और उससे और पहले में क्या मुख्य परिवर्तन है, इसके कारण क्या है। देखिए, इन्फ्लेशन की जब हम बात करते हैं, जिसको मुद्रास्फीति कहते हैं, तो मुद्रास्फीति में उसके कई कारक होते हैं। जी अब भारत में जो मुद्रास्फीति थी या अभी है, वो तेजी से तभी बढ़ती है जब खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ जाएं या क्रूड के मूल्य बढ़ जाएं, तो इन दोनों चीजों पे सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं होता। लेकिन एक अवधारणा का अंतर होता है। जैसे पिछले जो शासनकाल थे सरकारों के, तो हम देखते थे कि वो महंगाई को लेके जो आवश्यक कदम उठाए जाने वो नहीं उठाते थे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जैसे डिसीजन लेना हो, निर्णय लेना हो, तो वो दिखता नहीं था। इस सरकार के पास एक दृष्टि है, ये तुरंत कार्रवाई करती है। जैसे खाद्य तेल के दाम बढ़े तो उससे आयात कर कम कर दो, या कोई और खाद्य विशेष गेहूं या चावल में कोई ऐसी बात हो तो उसके अनुरूप ये लगातार निर्णय लेते हैं। तो ये एक जागरूक सरकार है और इसीलिए इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। दूसरी सरकार जागरूक रहेगी, हम उसकी भी प्रशंसा करेंगे। हम तो अच्छाई की प्रशंसा करते हैं और बुराई की निंदा करते हैं। हम पहले से थोड़ी मान लें कि ये व्यक्ति ऐसा है, इसने ये ऐसा करेगा। उसने क्या किया, अच्छा किया तो अच्छा है, खराब किया तो खराब है। तो ये जो रुदाली ब्रिगेड है, इसका काम है तथ्यों की बात करो मत, कुछ भी उठपटांग बोलो। कोई एक अधकचरा सा तथा कथित अर्थशास्त्री राष्ट्र के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ भी कह दे, उसका ढिंढोरा पीटो। तथ्य क्या है, इस पे इसको बात नहीं करनी। हमारे एक अधकचरे मित्र हैं, वामपंथी हैं, अब वो भारत की अर्थव्यवस्था की निंदा में लगे रहते हैं। मैंने उनको मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भेज दी, बिना उद्धत किए हुए कि ये किसकी रिपोर्ट है। उन्होंने पूछा किसकी है, क्या इसका आधार है। जब मैंने मॉर्गन स्टैनली की पूरी रिपोर्ट भेज दी तो उनकी बोलती बंद हो गई। तो जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री रखते हैं, क्षेत्र विषय के जानकार रखते हैं, आंकड़ों के आधार पे बात करते हैं, उनको तो आप कहोगे कि वो कोई मूल्य नहीं है। और आप एक सड़क पे घूमने वाले नमूने और मात्र मोदी विरोध के लिए आप आलोचना करोगे, तो ये नहीं चलेगा। और इनके बोलने से अब कुछ होता भी नहीं। आप देख लीजिए शेयर बाजार की स्थिति, इतने विपरीत कारक के बाद भी भारतीय शेयर बाजार तुलनात्मक रूप से शक्तिशाली है। अंतिम सप्ताह, अंतिम इस सप्ताह में जो बिकवाली आई थी विदेशी निवेशकों की, क्योंकि वो बहुत नीचे भाव पे भी लेकर रखे हैं तो कभी कभी बेचते भी हैं या अंतर्राष्ट्रीय कारकों पे बेचते हैं, लेकिन हमारे स्थानीय कारक इतने शक्तिशाली हैं कि वो सारी जो बिकवाली है उसको लेके बचा जाते हैं और उसके ऊपर जाने की चेष्टा करते हैं। तो ये सब सुदृढ़ आर्थिक कारकों से हो रहा है। और इन परिस्थितियों में जब विदेशी निवेश भारत में स्टॉक मार्केट में कम है, उसके कई कारण हैं। अमेरिका में जो हो रहा है मंदी या ब्याज दरों की वृद्धि या यूक्रेन युद्ध, अभी इजराइल वाला मामला आ गया, तो इन सब मामलों को लेकर विदेशी निवेशक भारत में जो बहुत कम भाव में निवेश कर पाए थे, अब वो थोड़ा अपना लाभ ले ले रहे हैं। लेकिन जब मॉर्गन स्टैनली और जो अन्य प्रमुख वित्तीय संस्थाएं अगर भारत की रेटिंग बढ़ाएंगी, भारत नोमुरा, वो भारत में निवेश की बात करेंगे, भारत को निवेश में
ऊंचा करेंगे। तो बहुत अच्छी खरीदारी एक आने की संभावना है भारतीय शेयर बाजार में। और शेयर बाजार में खरीदारी आने से अ, व्यक्ति विशेष का भी धन बढ़ता है। और अब तो धन का शेयर बाजार वितरण कर रहा। पिछले माह सितंबर में 30 लाख नए डीमैट अकाउंट खुले, और अगस्त में 31 लाख के आसपास डीमैट अकाउंट खुले थे। तो ये सारा जो डीमैट अकाउंट खुलने का क्रम चल रहा है, इसमें जो निवेश आ रहे हैं वो भारतीय शेयरों में हो रहे हैं। और अगर ऐसे में भारतीय शेयर बाजार बढ़ेंगे तो ये धन का वितरण करेंगे। तो मैं कभी कभी बोलता हूँ कि धन का वितरण करने में सबसे बड़ा काम तो शेयर बाजार ने किया है। सबसे बड़ा समाजवादी तो शेयर बाजार है। इसने इतना धन सामान्य व्यक्तियों के मध्य वितरित किया है कि बेचारे कम्युनिस्ट सोच भी नहीं सकते। नहीं नहीं, इसमें एक बात बताइए, कई वामपंथी मित्रों से कई बार बातचीत हो जाती है, और जब उनसे पूछा जाता है तो मान लीजिए कि इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने इकोनॉमी पढ़ी है, तो वो कुछ अलग तरह की बातें कहते हैं जो मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आती। वो इकोनॉमिस्ट भी हैं, फिर वो ये कहते हैं कि भारत की जीडीपी बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किस तरह का लॉजिक है, ये क्यों दिया जाता है? और आप बता, हाँ मैं बता दूसरी रहा बात हूँ। ये आप वो ये उनको, क्या। हाँ, आप उनको अपनी कार में बैठाओ और पूरा जयपुर का चक्कर लगवा दो, और बोलो हम्म, देखो भाई साहब कैसे जीडीपी बढ़ी है, तो कैसे नए निर्माण हुए हैं। जो भूमि का मूल्य 1 लाख रुपए था, आज 50 लाख रुपए है। जो उसका स्वामी वो 50 लाख का व्यक्ति बन गया। देखो कैसे दुकानें खुली हैं, कैसे प्रतिष्ठान खुले हैं, कैसे गाड़ियां दिख रही है। उनको ध्यान दिलाओ कि जब आपका समाजवादी तथा कथित शासन था तब क्या स्थिति थी और आज एक क्या और स्थिति है। एक और तो बात है जो, हाँ एक और ये बात है। जीडीपी वृद्धि से ही तो होता है, उनके बोलने जी से तो नहीं होगा ना। जी, आज बिल्कुल आज आप बिल्कुल। प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई। प्रति व्यक्ति आय का अर्थ ये थोड़ी है कि मुट्ठी भर लोगों की आय हो। कैसे धन का वितरण हो रहा, कैसे लोगों को अच्छे जीविका मिल रही है। पहले 5-10 हजार रुपए की कोई अ, जीविका मिल जाती थी तो लोग को लगता था बड़ा काम हो गया। आज हम्म, लाखों में उनका वेतन है। कैसे जीवन वो जी रहे हैं। उन मूर्ख को घुमाओ आप। मित्र मत बोलो, बोलो एक वामपंथी मूर्ख है उसको बैठाओ और पूरा जयपुर का चक्कर लगवाओ। बोलो देखो भाई साहब क्या स्थिति है, अब तुम नहीं बताओ कि एक ये धन का वितरण हुआ कि नहीं हुआ। एक और बात है जो आपकी मदद से उसको बहुत सारे लोगों को समझने का शायद कारण मिलेगा। और बहुत सारे लोग, जो लोग शेयर मार्केट के अंदर हैं और उसे उसमें उसको समझते हैं या कि उसमें कोई डीलिंग कर रहे हैं, उनकी तो बात अलग है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि इसमें नहीं है। और जैसा आप बता रहे हैं कि करीब 30 लाख लोग हर महीने आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 3-4 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं साल भर में। अगर थोड़ा कम भी कर लें तो कम से कम 2-3 करोड़ तो लोग साल में नए डीमैट अकाउंट खोल कर जुड़ रहे हैं, तो इसको समझ रहे हैं। तो वो जो एक बॉर्डर पे खड़े हुए लोग हैं कि भाई शेयर मार्केट से जो है वो किसी का भला नहीं होता, तो दो चार मोटी मोटी बातें आप समझाएं ताकि लोगों को मतलब दर्शकों को जो इन चीजों को नहीं समझते उनको समझ में आए। देखिए शेयर बाजार में भारतीयों ने लाभ का स्वाद चख लिया है। जो ये नई लोग शेयर बाजार से जुड़े, इन्होंने जब शेयर बाजार में निवेश किया और पिछले 2 सालों में विशेषकर कोरोना के बाद जिस प्रकार शेयर के मूल्य में वृद्धि हुई, उससे हम्म, भारतीयों को ये लगा कि नहीं शेयर बाजार में धन लगा के अच्छा धन बनाया जा सकता है। जी तो ये इसके कारण ये डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं। और खुल रहे हैं तो संपत्ति का जो निर्माण हो रहा है वो वितरण भी हो रहा है। और तो इसको ये कैसे कह सकते हैं कि धन का वितरण नहीं हो रहा। अब कई बार हम लोगों ने बात की है कि भाई मुकेश अंबानी के पास 50-60% शेयर ही होंगे, बाकी शेयर तो सामान्य जन के पास है। अगर मुकेश अंबानी ने 15 लाख करोड़ का एक साम्राज्य खड़ा कर दिया तो 7.5 लाख करोड़ उसने आम भारतीयों के लिए सृजित किया है। तो ये ये जानते नहीं। ये एक महत्वपूर्ण बात आपने बताई है। तो हम्म। जैसे एक और कहते हैं कि जैसे कहीं मैं पढ़ रहा था कि भाई LIC इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑपरेटर इन द स्टॉक मार्केट। वो हम्म। उनकी सारी कंपनियों में, चाहे वो ITC हो चाहे और दूसरी कंपनी, ITC के बारे में तो मुझे जानकारी है, और के बारे में आपको जो जानकारी होगी कि ITC जो है बड़ा शेयर होल्डर है बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में।
तो उनका नीति निर्धारण और उसमें शेयर कितना डिविडेंड दिया जाएगा उसके अंदर उनका से है। और वो जो ट्रेडिंग करते हैं अपने जो धन के बल पे, उससे वो हजारों करोड़ रुपया साल में कमाते हैं, जिससे वो शायद जो है वो पॉलिसी जो मेच्योर है उनका भी पेमेंट करते हैं, और दूसरे जो बेनिफिट उनके जो पॉलिसी धारकों को जो बोनस वगैरह दिया जाता है वो भी देते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा और खोल के समझाए, जितना मैं समझ पाया उससे आगे जाके। नहीं, LIC की जो पॉलिसी है, तो हर पॉलिसी में कॉस्ट होता है, उसकी लागत होती है, जी जिसके आधार पे वो जीवन की रक्षा की बात करते हैं। तो जी वो धन आएगा कहाँ से? उस धन को कहीं तो उनको निवेश करना पड़ेगा। अगर वो जी ब्याज की प्रतिभूतियों में मात्र धन लगाएंगे तो उनका जो प्रतिफल है बहुत कम होगा। अब उनके खर्चे भी है। अब मान लीजिए 6-7% में उन्होंने धन लगा दिया, सारा का सारा धन ब्याज के प्रतिभूतियों में, और उसमें 2% के आसपास उनका व्यय है, तो 4% के आसपास वो बोनस बांट पाएंगे। उसमें भी 1-2% उनका मृत्यु का जो दावा होता है उसमें लग जाएगा। तो पैसा बचेगा कहाँ से? तो शेयर बाजार में धन लगाने में उनको लगता है कि अधिक रिटर्न आएगा, अधिक प्रतिफल आएगा, तो अधिक पैसा बांट पाएंगे। तो इसलिए वो शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। और चूंकि उनको शेयर बाजार का बड़ा अनुभव है, मुझे जहां तक ध्यान है कि आज से 20-25 साल पहले जब भारत में विदेशी निवेश नहीं था, तो बड़ा पैसा या तो UTI लगाती थी या LIC। LIC लगाती थी। जी जी अब LIC के पास जो विशेषज्ञता है उसका वो पूरा उपयोग करते हैं। उस समय कोई गिरावट आती थी तो लोग कहते थे UTI की बाइंग आ गई, LIC की बाइंग आ गई, ये मार्केट को सहारा देते थे। जी जी तो जी इस तरह से इन्होंने एक भारत में शेयर बाजार का वातावरण सृजित किया। और मूर्ख वामपंथी समझते हैं शेयर बाजार में सट्टाबाजी होती। सट्टाबाजी तो हम ये लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति अगले 5 वर्ष वामपंथी रहेगा कि नहीं रहेगा। मैं और आप 10,000 का सट्टा लगा लें। सट्टा आप किसी चीज पे लगा सकते हो। वो शेयर बाजार या शेयर जो है वो पूंजी इकट्ठा करने का एक अस्त्र है, साधन है। कंपनियां शेयर देती हैं, उसके आधार पे वो पूंजी लेती हैं, उसका एक उद्यम स्थापित करती है, उसको अच्छे से चलाती है और आपको प्रतिफल देती है। तो शेयर और बाजार इसके लिए बना। और अब चूंकि शेयर आपके पास आ गए तो उसको कहीं बेचने की आपको सुविधा होनी चाहिए, उसके लिए एक मार्केट है। तो इसको ऐसे ये समझते नहीं है। और जो अरबों खरबों का जो संपत्ति निर्मित की है शेयर बाजार ने, वो सब उस कंपनियों का मूल्य है, उस व्यापार का मूल्य है। अब इनको शेयर बाजार आता नहीं तो ये वामपंथियों को बोलिए कि स्टालिन जिंदाबाद और लाल सलाम करते हुए घूमे हैं। जो विषय या तो पढ़ें, और नहीं समझ में आता तो दूर रहें, अपना अधकचरा ज्ञान अपने पास रखें। जी एक बात और, जैसे हमने शेयर मार्केट के परिप्रेक्ष्य में और CLSA की जो रिपोर्ट आई है, मॉर्गन स्टैनले और नमूरा का भी जो रिपोर्ट आई है, उससे एक उत्साह बढ़ा है। और भारत के बारे में एक जो फेवर्ड मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन, बहुत सारे कारणों से, एक China+1 की भी एक पीछे कारण होगा। तो जैसे आगे आने वाले मुख्य समय में जो कि ये नए झंझट भी, इंटरनेशनल टेंशन भी, जैसे कि ये इसराइल और इसका मिडल ईस्ट का जो झंझट है इसके साथ में भी, तो इन सब चीजों को देखते हुए आप तुरंत आगे 1-2 हफ्ते महीने भर के लिए किस तरह का आपका मुख्य आकलन है कि भारत का शेयर बाजार किस तरह से उसकी गति रहेगी? इजराइल और हमास का युद्ध शेयर बाजार के लिए अच्छा नहीं है। उसका एकमात्र कारण है कि क्या कच्चे तेल का दाम काफी बढ़ जाएगा अगर युद्ध फैला तो। जी लेकिन भारत में ये सब बहुत लघु अवधि के कारक होंगे, क्योंकि जो क्रूड है वो बिना इस युद्ध के $95 प्रति बैरल का भाव हो गया था। फिर अचानक उसमें तेज गिरावट आई और वो 85 के पास आ गया था। और अभी ये युद्ध के कारण वापस 89-90 के आसपास। जी तो इसके कारण अब बढ़त तो आई है, लेकिन ऐसी नहीं है कि हम चिंता में चले जाएं। और दूसरी, भारतीय अर्थव्यवस्था के कारक अच्छे हैं। तीसरी बात, अभी क्वार्टरली रिजल्ट शुरू होने वाले हैं दूसरी तिमाही के।
इस वित्तीय वर्ष की। तो उसमें एक अनुमान है कि 15 से 25% की वृद्धि दिखेगी कंपनियों की आय में या लाभ में। अगर वैसा हो गया तो हमारा जो अभी निफ्टी है वो करीब हम्म। 20-21 के आसपास है। तो उस लाभ को उसमें अगर समाहित कर देंगे तो वो 17 के आसपास आ जाएगा। तब यहाँ से 10-15% की वृद्धि दिख सकती। लेकिन चूंकि मार्केट बहुत तेज है तो जी 20,400-500 निफ्टी तक बहुत अच्छे परिदृश्य में हो सकता है मार्केट। दूसरी बात यह है कि अ, ये देखना होगा अभी कि राजनीति किस करवट बदलती है। भारत के पास अभी एकमात्र जो धर्म संकट है वो है कि मोदी चुनाव जीतेंगे कि नहीं। जीतने की पूरी संभावना है, लेकिन तब भी निश्चित रूप से शेयर बाजार कुछ होने पे ही एक्शन लेता है। अगर मार्केट को ये विश्वास हो जाएगा कि मोदी चुनाव जीतेंगे तो भारत में आर्थिक गतिविधियां बहुत अच्छी होंगी और शेयर बाजार भी उन स्तरों पे जाएगा जिनकी अभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और जी। तीसरी बात यह है कि शेयर बाजार में जो खुदरा निवेशकों का या आम भारतीयों का जो प्रवाह आ रहा है वो सभी चीजों को ध्वस्त करता जा रहा है। वो किसी चीज से विचलित नहीं है। वो शेयर बाजार में धन लगाने को इच्छुक है और विश्वास के साथ धन लगा रहा है। तो जो अगर छोटी मोटी गिरावट भी आई ना तो उसमें बड़ी खरीदारी आएगी और भारतीय शेयर बाजार उतार चढ़ाव हो तो भी अंततः तेजी की ओर ही बढ़ेंगे। गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए। जी धन्यवाद शशांक भाई। आपने ये CLA और दूसरे मॉर्गन स्टैनले नमूरा की जो रिपोर्ट आई है भारत के बारे में जो उनको समझाया, और शेयर मार्केट की गति क्या रहने वाली है और किस तरह से शेयर मार्केट समाज को स्थापित कर रहा है। और आपने ये कहा कि असली समाजवाद अगर देखा है, धन का वितरण है, वो शेयर मार्केट उसका एक जरिया है, उसका एक अस्त्र है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भारत में ये सब पॉजिटिविटी कैसे आ रही है, उसके मुख्य अंग क्या है, उसके बारे में भी आपसे शीघ्र ही चर्चा करेंगे। तो उसके लिए आपको दोबारा आपके पास आएंगे। तो अभी इस चर्चा कर लिए और ये सब समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, लेकिन एक विनती है, वो आप अपने कम्युनिस्ट मित्र को अपनी गाड़ी में घुमाओ और दिखाओ कि क्या ग्रोथ हुआ है। उसके बाद बोलना कि उसको पूछना कि भाई जीडीपी बढ़ती है तो लाभ होता है कि नहीं होता है। जी 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 नमस्कार। शशांक भाई, धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। तो अभी हमने बात की जाने माने वित्तीय विशेषज्ञ और शेयर मार्केट के एक्सपर्ट श्री शशांक भारद्वाज से, और उनसे हमने समझने का प्रयास किया कि ये जो नई रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग को अपग्रेड किया है उससे किस तरह का परिदृश्य बन रहा है, और भारत के शेयर मार्केट में क्या संभावनाएं हैं और उसके मुख्य कारण क्या हैं। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ में साझा करें। हम आपके पास फिर आएंगे एक नई बात के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।